उनका क्या हुआ, उनका कितना विकास हुआ, वो गांव आज कैसे हैं, उनके विषय में भी कोई चर्चा नहीं। लेकिन उस समय उनका जोर शोर से ढोल नगाड़े के साथ बहुत प्रचार किया गया था, मुझे याद पड़ता है। 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। हालांकि उसका खाका पेश नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री का वादा था। तो लगभग 7-8 साल इस सरकार को हो गए हैं, तो 14-15 करोड़ रोजगार सृजित हो गए होंगे, लोगों को मिल गए होंगे। विद्यार्थी शायद आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए ही, पता नहीं। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन तो शुरू होने वाली थी, चलने वाली थी, सारा खाका तैयार हो गया था। और शायद उस समय हमारे प्रधानमंत्री इतनी शीघ्रता में थे बुलेट ट्रेन की कि उन्होंने जापान के राष्ट्रपति मिस्टर शिंजो आबे को भारत में बुलाया भी था, आमंत्रित किया था। वो बनारस में गंगा की आरती देखने भी गए थे, और इतनी जल्दी में थे कि पटरी भी चाहे बाद में बिछ जाएंगी, पहले बुलेट ट्रेन चला दो। आज बुलेट ट्रेन कहाँ है? शायद शिंजो आबे अब अपने साथ ही उस बुलेट ट्रेन को भी ले गए। हर गांव को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, वो शायद मिल चुकी होगी, इसीलिए उसकी कोई चर्चा नहीं है। और वो हमने खुद भी कोरोना काल में विटनेस किया है, कितनी बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा थी। प्रत्येक गांव को 2 लाख किलोमीटर की रोड बनाकर जोड़ा जाएगा, ताकि हर गांव को कनेक्टिविटी मिले। वो शायद मिल रही है, उसके विषय में लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट 1 लाख करोड़ था, जिसमें से 2,500 करोड़ का उपयोग किया गया, यानी सभी लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं पहुंचा। किसानों की आय इसी 2022 तक खुद प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था कि हम दोगुनी कर देंगे। जिस देश का किसान, आम किसान 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर जीता हो, उसकी आय दोगुनी होनी थी, तो समझता हूं दोगुनी हो गई होगी, इसीलिए उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। तो सरकारें वादा करती हैं, लोक लुभावन वादे, बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, और जब समय आता है तो वो उनके परिदृश्य से गायब हो जाती हैं। और हमारा मीडिया भी सरकारों को याद दिलाने में सक्षम नहीं है। आज मीडिया लगातार बजट की जो पेश किया गया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। आज फिर 2022 में 2047 की बात की गई है। अब हम अमृत महोत्सव मनाते मनाते, 75वीं वर्षगांठ मनाते मनाते अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, और 25 साल बाद हमारा भारत कैसा होगा, अब उसका बजट पेश किया गया है। जो अमृत महोत्सव का बजट था, उसमें सरकारों ने क्या किया, क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या पूरे किए, जिनके विषय में मैंने चर्चा की। लेकिन अब 2047 का बजट, तो सबसे पहले आते हैं 2047 की रूपरेखा वाला बजट, पहला बजट, जिसको हमें संभाल कर रखना चाहिए। किसानों की सब्सिडी, जैसे कि किसान फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उस पर कुछ सब्सिडी दी जाती है, तो उस सब्सिडी का क्या हाल है? 1.4 लाख करोड़ पिछले बजट में प्रावधान था खाद्य सब्सिडी का, जो अब घटकर 1.05 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। बिजली का तो आप जानते ही हैं, बिजली के रेट क्या थे जब ये सरकार आई थी, और अब क्या है, लगभग 3 गुना रेट बिजली के बढ़ गए हैं, ऐसा किसान कहते हैं। खैर,
फूड सब्सिडी 2.9 लाख करोड़, 2,90,000 करोड़ फूड सब्सिडी मिलती थी। पिछले बजट में प्रावधान था और उसी के कारण ये जो 80 करोड़ परिवार हैं जो अति गरीबी में जी रहे हैं या लोग हैं 80 करोड़ भारत के, उन्हें कुछ 5 किलो अनाज का प्रावधान लगातार होता आ रहा है, सरकार करती रही है। तो 2,90,000 करोड़ से घटाकर उसको 2,01,000 करोड़ कर दिया गया है, यानी यहाँ भी कटौती की गई है सब्सिडी में। तो इसका मतलब क्या उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी? और यदि नहीं दी जाएगी, यदि उन्हें वो भोजन मुहैया कराया नहीं जाएगा तो उनके पेटों का क्या होगा? लेकिन तब तक इलेक्शन तो पूरे हो चुके होंगे, तो फिर सब्सिडी वोटों की फसल काटी जा चुकी होगी, तो फिर अनाज की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। खैर, ये था सब्सिडी। दूसरा विषय है मनरेगा, जिसके तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी गरीब मजदूर किसान सभी के लिए होती थी। उसका बजट 98,000 करोड़ से घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया गया है। यानी हालांकि 98,000 करोड़ में भी किसी को 100 दिन की रोजगार की गारंटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका बजट भी घटा दिया गया है। यानी एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक है, अब इसे घटाने की आवश्यकता है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा, 60 लाख रोजगार का प्रावधान बताया गया है इस बजट में, लेकिन कब, कैसे, कितने दिन में, कितने साल में, इसकी कोई रूपरेखा पेश नहीं की गई है। ऐसे तो 2 करोड़ रोजगार का भी प्रावधान किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, उसका क्या हुआ? टैक्स, जो मिडिल क्लास है वो टैक्स के लिए परेशान हमेशा रहती है। हालांकि आय भी घटी है और लोगों को उम्मीद भी बहुत थी कि इस बार टैक्स में ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ छूट देगी, लेकिन उसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं बनाया गया है। शायद सरकार का विचार रहा होगा कि जब लोगों की आय ही नहीं बढ़ी है तो टैक्स में छूट के प्रावधान का क्या मतलब? कोई छूट नहीं है। हाँ, एक छूट दी गई है कि यदि आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन अपनी आईटीआर में दी है तो उसका सुधार आप नेक्स्ट ईयर की आईटीआर भरते समय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सरकार ने कुछ घटाया नहीं है, टैक्स में भी घटाया है। कॉरपोरेट टैक्स में लगभग 1,50,000 करोड़ की छूट दी गई है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, काल्पनिक करेंसी, उसका कोई खाका सरकार ने तैयार नहीं किया है, ना उसे वैध बनाया गया है, लेकिन उस पर 30% का टैक्स लगा दिया गया है। 30% का टैक्स, यदि आप डिजिटल करेंसी से कोई कमाई करते हैं तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा और 1% का टीडीएस फौरन कट जाएगा। गुड थिंग। शिक्षा में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रावधान किया गया है, क्योंकि कोरोना काल था, अब भी चल रहा है, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई का, गरीब बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। तो उसमें सुधार के लिए सरकार ने 200 चैनल, टीवी चैनल बनाने का प्रावधान किया है, जिसके जरिए बच्चों को टीवी से पढ़ाया जाएगा, गरीब बच्चों को। उन गरीब बच्चों को जिन्हें सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर उनके पेट भरने का प्रावधान करती है, उन्हें टीवी से पढ़ाया जाएगा, भले ही उनके घर में टीवी ना हो। अच्छी शुरुआत है। डायमंड ज्वेलरी के ऊपर कुछ इंपोर्ट टैक्स घटाया गया है, वो सस्ते होंगे शायद। पोस्ट ऑफिसेस, हमारे देश के अंदर गांवों में लगभग 1,54,000 पोस्ट ऑफिसेस हैं
उनमें नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम्स की सुविधा प्रदान की जाएगी। बैंकिंग सेक्टर लगातार अपना रोना रो रहा है, उसका एनपीएस लगातार बढ़ रहा है, वो डूबता जा रहा है, बैंक्स के मर्जर हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है। अब सरकार की निगाह पोस्ट ऑफिस की तरफ पड़ गई है। देखें क्या होता है। अमीर गरीब लगभग 142 लोग भारतवर्ष के ऐसे हैं जिनकी आमदनी पिछले कुछ समय में दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन 6.5 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, यानी गरीबी रेखा से अति गरीब लोग हो गए हैं। ये अंतर, अमीर गरीब का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। किसानों की आय दोगुनी की हमने चर्चा कर ली। 60 लाख लोगों को रोजगार की बात तो सरकार ने की, लेकिन जो रिक्त पद हैं केंद्र सरकार के पास 8.25 लाख लगभग, पहले उनको भरने की बात कर लेते, उनके विषय में कोई चर्चा नहीं की। पुरानी बातें छोड़ दो, पुराना भूल जाओ, नए की आगे की बात करो, भविष्य की बात करो। उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा टेलीविजन से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। आयुष्मान भारत का लाभ उन्हीं को मिलता है, शायद 50 लाख या ऐसा कुछ आंकड़ा है जो आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर है, जिनके पास अपनी इलाज की सुविधा नहीं है, उन्हें टीवी से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, एमएसपी खरीद पर आते हैं। एमएसपी पर हालांकि हमारे देश में 23 फसलें होती हैं लगभग जिन्हें खरीदा जाना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से धान और गेहूं, चावल और गेहूं, इन्हीं फसलों को सरकारें एमएसपी पर खरीदती हैं। लेकिन मैक्सिमम अभी तक 6% खाद्यान्न ही खरीदा जा सका है किसी भी कैलेंडर ईयर में, यानी सरकार पूरी की पूरी फसल को नहीं खरीद पाती है या खरीदवा पाती है बाजार में एमएसपी पर, यानी उससे नीचे ही खरीदा जाता है। केवल 600 में से 6 लोग ही, 6 किसान ही इस रेट का फायदा उठा पाते हैं। अब सरकार ने फिर ढोल पीटा है, 2,37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में एमएसपी के लिए। हालांकि एमएसपी कमेटी, किसान, इसकी चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन सरकार ये भूल गई कि खुद इसी सरकार ने पिछले वर्ष 2,48,000 करोड़ का अनाज खरीदा था पिछले वर्ष। अब उसे भी घटाकर 2,37,000 करोड़ कर दिया गया है, यानी बहुत कुछ अच्छे से सरकार कर रही है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं है, किसानों के विषय में सोच नहीं रही है। सैटेलाइट से उतरकर ड्रोन पर आ गई है सरकार। जमीन पर करवाए कब आएगी ये सरकार जाने। शायद 100वें अमृत महोत्सव के दौरान, क्योंकि अब खेती के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, खाद्य आदि का छिड़काव ड्रोन से किया जाएगा, ऐसा प्रावधान सरकार करने जा रही है। अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थी आम बजट की कुछ खास बातें। जिस देश के अंदर सरकारी खजाना पिछले 6-7 सालों में 25 लाख करोड़ भरा गया हो केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, या पिछले एक वर्ष में लगभग 4 लाख करोड़ जमा हुआ हो सरकारी खजाने में केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, उस देश का बजट किस तरह का होगा, उस देश की सरकार आगे का क्या सपना दिखाएगी, ये हम बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले 25 सालों का सपना हमें दिखाया गया है, पिछले 7 साल का कोई हिसाब हमें
देने की जरूरत नहीं समझी गई है। दोस्तों, सोचिएगा जरूर। मुझे एक कहानी याद आती है, जब 2014 में इस सरकार शपथ ग्रहण की तरफ बढ़ रही थी, इलेक्शन की तरफ चीज़ें जा रही थी, तब मुझे एक कहानी है छोटी सी, चौथी पांचवी क्लास के बच्चों की होगी, जो मैं उस समय पढ़ा था जब मैं इतना छोटा था। तो मैं कुछ लोगों को ये कहानी बताया भी था। कितना समझा उन्होंने कितना नहीं ये तो वो जाने। कि कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। अचानक कुछ कबूतर उस झुंड से नीचे देखते हैं और नीचे उतरने का प्रयास करते हैं। उनका सरदार उनसे कहता है कि भाई, यहाँ अनाज के दाने कहाँ से आए? नीचे जाके क्या करोगे? यहाँ तो कोई खेत खलिहान है नहीं, और ये दाने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोई जाल है, कोई चाल है। लेकिन कबूतर कहाँ मानने वाले थे, फिर भूख से परेशान थे, तो वो नीचे उतरे। सरदार को भी नीचे उतरना पड़ा, और जैसे ही वो दानों के ऊपर टूटे, बहेलिये ने जाल डाल दिया और वो जाल में फंस गए। तो दोस्तों, अब वो कबूतर क्या करें? वो केवल फड़फड़ा सकते हैं। हालांकि वो उस परेशानी से निजात पाए जब उन कबूतरों के सरदार से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो सरदार ने कहा कि भेदभाव छोड़कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी ये सब छोड़कर सब एक साथ जोर लगाओ ऊपर उड़ने की। उन्होंने वही किया और वो कबूतर जाल के साथ ऊपर उड़ गए। तो दोस्तों, ये कहानी है जो शायद मैंने अब से 40-50 साल, 50-52 साल पहले पढ़ी होगी। आज के परिदृश्य में वो कहानी कितनी सटीक साबित होती है, कल्पना आप कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।